एपिसोड 1 एंजॉय। करीब 24 साल की लड़की एक डार्क ब्लू कलर की गाउन पहने एक खंडहर को देखे जा रही थी। वह लड़की खंडहर के बाहर एक बड़ी सी लगी बोर्ड को अपने हाथों से साफ करती हैं। बोर्ड पर लिखे शब्द एक एक करके दिखने लगती हैं जो मकड़ी के जालों और धूल से छिप चुकी थी। पूरे बोर्ड के धूल को हटाते ही पूरे शब्द दिखने लगती हैं, सिंघानिया विला। कुछ पल बोर्ड को देखने के बाद वह लड़की आगे बढ़ जाती हैं। जो सिंघानिया विला कभी खूबसूरती का मोहताज हुआ करता था, आज वो एक खंडहर बन चुका था। वह लड़की खंडहर के अंदर जाकर चारों ओर अपनी नजरें डालने लगती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर इस वक्त ऐसे भाव थे जो दर्द से भरे हुए थे। उसके होंठ खिलते हुए दर्द को महसूस करते हुए कहने लगे, जिंदगी कब कैसे अपनी खेल दिखा जाए किसी को नहीं पता। न मुस्कुराने की इजाज़त देती हैं, न रोने की इजाज़त देती हैं, बस देती हैं तो दर्द से भरी यादें, तकलीफ़ों से भरी मंजर। उसके होंठ हिलते हिलते एकदम से रुक जाते हैं, लेकिन उसके कदम बढ़ते ही जा रहे थे। खंडहर में ऐसा कुछ नहीं बचा था जो ये बता सके कि यह सिंघानिया विला था। छोटे छोटे पेड़ पौधे, घास, बहुत सी जंगली पौधे उग चुके थे। उस लड़की के पायल के छनकार पूरा विला में बस गूंजे जा रहा थी। वह लड़की सभी कमरों को एक एक देखते हुए उन खुशियों से बीते पलों को याद कर रही थी। वह सारे पल भले पहले खुशियों से भर देने वाला था, लेकिन आज दर्द देने से ज्यादा और कुछ नहीं था। सन्नाटों के बीच उस खंडहर में उसे अपने कानों पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। परी परी, ऐसा परेशान मत करो न बेटा मम्मा को। कोट कॉमा डॉट, प्रिंसेस, रुकिए, ट्यूलिप, रैबिट। आवाजें इस तरह से उसके कानों पर गूंजे जा रही थी कि उसकी आंखें ना चाहते हुए भी बंद हो जाती हैं। आंखों के बंद होते ही उसे आग की जलती लहरें दिखने लगती हैं जिस पर बहुत से दर्द से भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। चीखें सुनते हुए वह लड़की धीरे से दर्द को जाहिर करते हुए कहती हैं, खुशियों ने यूं रूख मोड़ लिया कि दर्दों ने उसकी जगह लेकर दुखों से जोड़ दिया। उसके शब्द कहने को तो बहुत छोटे थे, लेकिन यह छोटे से शब्द ही उसके हर दर्द की कहानी को बयां करने के लिए काफ़ी थे। खंडहर के विला को देख वह उन यादों को जी ही रही थी कि तभी उसे उन यादों से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए फ़ोन अपनी धुन के साथ आवाज़ करने लगती हैं। वह अपने उन यादों के बीच फ़ोन की रिंग को सुनकर जल्दी से अपने बैंक से फ़ोन निकालकर फ्लैश हो रहे नाम को देखती हैं। उसके फ़ोन पर चाचू फ्लैश हो रहा था। नाम को देखकर वह फ़ोन रिसीव करते हुए कान के पास ले जाकर बोलती हैं, हेलो। इधर से उसकी मधुर आवाज़ जाते ही उधर से एक आदमी की आवाज़ वापस आती है, हेलो आव्या, कहाँ हो तुम? हॉस्टल के प्रिंसिपल ने तो बताया तुम कल ही निकल गई, तो अभी तक घर क्यों नहीं आई? आवाज़ इतना आते ही रुक जाती हैं। फिर अचानक एक घबराहट भरी आवाज़ आती है, कहीं तुम मुंबई तो नहीं चली? आवाज़ आ ही रही थी कि वह लड़की मतलब आव्या बीच में ही कहती हैं, नहीं चाचू, मैं मुंबई नहीं गई हूँ, मैं तो अपने दोस्त के घर में हूँ। आव्या के ये बोलते ही उधर से एक राहत भरी आवाज़ आती है, थैंक गॉड, और हाँ मेरी बातों को भूलना मत, तुम कभी भी मुंबई में कदम नहीं रखोगी। बोलते हुए उसके बोल पर सख्ती आ जाती है। आव्या हाँ में सर हिलाते हुए कहती हैं, मुझे याद है चाचू। आव्या के ये बोलते ही उधर से आवाज़ आती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी से घर आ जाओ। आव्या हाँ में जवाब देती हैं। कुछ वक्त बाद आव्या कॉल कट करके फ़ोन को देखते हुए बोलती हैं, आई एम सॉरी चाचू, मैं खुद को मुंबई आने से नहीं रोक पाई। बोलकर वह फ़ोन को अपने बैग में रखती हैं। फिर खंडहर को फिर एक बार देखती हैं और अपने कदम बढ़ाते हुए वहां से जाने लगती हैं। आखिर में जब वह मेन गेट के बाहर पहुंचती हैं तो फिर एक बार मुड़कर चारों तरफ देखती हैं। आव्या अपने कदम पीछे करते हुए ही जाने लगती हैं। कदम पीछे जाते हुए उसे सिंघानिया विला से जुड़ी बचपन की यादें याद आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके आंखों के सामने हो रहा हो। छोटे छोटे बच्चे, कुछ औरतें, कुछ आदमी, बहुत सारे लोग उसे दिख रहे थे। आव्या उन सभी को याद करके सामने देखते हुए कहती हैं, आप सब मेरे पास नहीं और आप सबके पास न होने के दर्द का कोई इलाज नहीं। पटना ऑफिस के मीटिंग रूम में एक लड़का जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसका पूरा ध्यान सामने चल रहे प्रेजेंटेशन पर था। मीटिंग खत्म होते ही मीटिंग पर उपस्थित हर एक की नज़र उस लड़के की ओर थी कि आखिर उसका जवाब क्या होगा। वह लड़का अब तक उस स्क्रीन की ओर देख रहा था। काफ़ी देर तक मीटिंग रूम में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। तभी वह लड़का अपने हाथ से इशारा करता है। उसके इशारे को मीटिंग रूम में बैठे किसी को समझ नहीं आता, पर उसके सामने खड़े उसी के उम्र का लड़का जो कि उसका असिस्टेंट था, वह इशारे को समझ सामने देखते हुए कहता है, दिस प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। ये सुनते ही प्रेजेंटेशन दिखाने वाले का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह तुरंत खड़ा होकर, बट अभियान, उसके इतना बोलते ही सभी लोगों की नज़र उस प्रेजेंटेशन दिखाने वाले आदमी की ओर चला जाता है। यादव बोस करीब 30 या 32 साल के उम्र का था, जो अपनी प्रोजेक्ट के लिए गरीब बस्ती को हटाने की सलाह दे रहा था। अभियान सिंघानिया इंडिया के अब तक के सबसे बड़े बिजनेसमैन, जिसे बिना कोई रिश्ते के उसे कोई अभियान बुलाए ये उसे कतई पसंद नहीं, जो ये यादव कर चुका था। यादव डरते हुए जल्दी से बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया। अभियान अपने सर्द नज़रों को उठाकर यादव को देखता है। उसकी नज़रें इतनी ज़्यादा खतरनाक थी जैसे वह खुद के नज़रों से ही सामने वाले की जान ले लें।
अव्यान के नज़रों और हाव भाव को समझ उसका असिस्टेंट नील यादव को देखते हुए कहता है, आप यहाँ से जा सकते हैं। यादव अब भी उम्मीद लगाए अव्यान को देखता है जो अब तक उसे सर्द नज़रों से देख रहा था। यादव अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए मुंह खोलने ही वाला होता है कि अव्यान अपनी जगह से उठता है। यादव का मुंह एकदम से बंद हो जाता है। वहीं अव्यान के उठने से मीटिंग में बैठे सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। अव्यान अपने नज़र नील की तरफ करता है। नील अव्यान के नज़रों को देखते ही यादव की ओर बढ़ता है और उसका सारा प्रेजेंटेशन फाइल ले लेता है। अव्यान अब मीटिंग रूम से बिना किसी को देखे निकल जाता है। अव्यान सिंघानिया का रौब इतना ज़्यादा था कि अगर उसने कोई फाइल रिजेक्ट किया तो वह कोई कंपनी लेने को तैयार नहीं होता। अव्यान सिंघानिया नाम तो पूरे इंडिया में चर्चे पर था, लेकिन उसका चेहरा टीवी न्यूज में कभी नहीं आया। अव्यान को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं। जितने भी उससे मिले आज तक किसी ने अव्यान को बात करते हुए नहीं सुना। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि अव्यान सिंघानिया बोल नहीं सकते। उसका असिस्टेंट को भी ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वह अव्यान के बॉडी मूवमेंट से ही सब कुछ जान ले। पता नहीं कितने ही इंसानों ने अव्यान के असिस्टेंट बनने के लिए कोशिश की होंगी, पर उनकी कोशिश बेकार रह गई सिवाय एक के, वह है नील अग्रवाल। अव्यान अपने केबिन में पहुंचकर अपनी चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही उसके आंखों के सामने बहुत कुछ नज़ारा घूमने लगा जो दर्द से भी दर्दनाक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द तक न दिख रही थी। जैसे उसे इन नज़ारों की आदत हो चुकी हो। हर एक इंसान के लिए फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो उसकी मुस्कुराहट, खुशी, दर्द, उदासी, आंसू सब कुछ व्यतीत करती हैं, लेकिन अव्यान सिंघानिया के अंदर जैसे कोई फीलिंग ही न हो। उसका चेहरा हर वक्त बस कठोर रूप को दर्शाता है। अव्यान की आंखें बंद थी और वह उन दर्दों के पल में जी रहा था। तभी नील अंदर आकर अव्यान की ओर देखते हुए कहता है, सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने उस प्रोजेक्ट को सील करवा दिया है। इतना बोल वह अव्यान को देखता रहता है, पर अव्यान कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसके रिएक्शन को न पाकर नील केबिन से निकल जाता है। केबिन से निकलते ही नील धीरे से खुद में बड़बड़ाता, ये इंसान कहीं सच में तो गूंगा नहीं है। 2 साल हो गए इसका असिस्टेंट बने हुए, पर आज तक मैंने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी। बोलते ही वह अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। इधर अव्यान इस वक्त अपने केबिन में बने बेडरूम में स्थित था। अव्यान अपने सामने दीवार पर बहुत सारी लगी फोटो फ्रेम को देख रहा था। दीवार के सब तरफ कई सारी फोटो फ्रेम लगी थी जिस पर पूरा सिंघानिया परिवार उपस्थित थे। एक फोटो में आदित्य, काव्या और उसके साथ अव्यान और आव्या थे। एक फोटो में ध्रुव श्रेष्ठा और ध्रुवंश। एक फोटो में अर्जुन प्रीत और अप्रीता। एक फोटो में अनुराग, सपना, अनु और आरुष। एक फोटो में रूहान, स्वरा और स्वरनाथ है। उसी तरह से अलग अलग बहुत सी तस्वीरें थी। आखिर में एक बड़ी सी फोटो ऊपर टंगी थी जिस पर पूरा सिंघानिया उपस्थित था। अव्यान उन सारी तस्वीरों को बिना भाव के देख रहा था। तस्वीरों को देखते हुए अव्यान के हाथ उस फोटो को छूने लगते हैं जिसमें आदित्य और काव्या थे। आदित्य ने काव्या के कमर पर हाथ रखे पकड़ा हुआ था और काव्या उसके दिल वाली जगह पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रही थी। दोनों का चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह दोनों कितने ज्यादा खुश हैं। कुछ पल तो दोनों की तस्वीर देखकर अव्यान का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन एकदम से ही उसका चेहरा सर्द होने लगता है। दूसरी ओर 2 आदमी घबराहट के एक्सप्रेशन लिए खड़े हुए थे। उनके आंखों में एक खौफ दिख रहा था, मौत का खौफ। दोनों ही गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, दी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सामने खड़ा लड़का उन दोनों को ही अपने खतरनाक नजरों से देख रहा था। उसके हाथ में एक गन थी और वह उस गन को घुमा रहा था। दोनों आदमियों का खौफ वक्त के साथ बढ़ते ही जा रहा था। वह लड़का बस अपने गन को घुमाए जा रहा था। कुछ पल बाद ही दोनों का डर से इस तरह से हालत खराब हो जाती है कि उसमें से एक की तो डर से सांसें धीमी होने लगती हैं। वह अपनी सांसें संभालते संभालते नीचे गिर जाता है। दूसरा आदमी उसे देखने लगता है, हालांकि वह भी डर से कांप रहा था। पहला आदमी बहुत तेज तेज सांसें ले ही रहा था। एक पल ऐसा आया कि उसकी सांसें एकदम से थम गई और वह बेजान से जमीन पर गिर गया। वहीं पहले आदमी को मरा देखकर दूसरा आदमी जल्दी से उसके पॉकेट से गन निकालकर खुद को शूट कर देता है। वह खौफ से खुद के सर पर शूट करता है, जिस वजह से वह वहीं गिरकर कुछ ही पल में मर जाता है। सामने खड़ा लड़का दोनों के लाश को देखकर सामने रखे सोफे पर बैठ जाता है और गन को टेबल में रखकर कहता है, डी का दूसरा नाम ही खौफ है, जिससे लोग मरने की मंजिल में खुद कदम रखते हैं। बोलते ही वह सिगरेट निकालकर अपने मुंह पर रखता है और लाइटर से जलाकर स्मोक करने लगता है। वह लड़का स्मोकिंग करते हुए लाश को देखकर कहता है, दी से धोखा मतलब जिंदगी में जीने का खो दिया मौका। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक नफरत सी दिखने लगती है। कुछ गार्ड्स आकर दोनों के लाश को लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही वह लड़का सिगरेट को स्ट्रो पर बुझाकर उठकर वहां से निकल जाता है। वह बाहर जाकर जिप पर बैठकर खुद ड्राइव करके जाता है। उसका खतरनाक ऑरा अब एक अजीब से एक्सप्रेशन में तब्दील होने लगा। वह अपने फ़ोन को ऑन करके देखने लगता है जिस पर ध्रुव और श्रेष्ठा की तस्वीर थी। दोनों के तस्वीर को देखते हुए वह कहता है, ध्रुवंश सूर्यवंशी ने माफिया वर्ल्ड में एक नई पहचान बना ली। खौफ से भरी वो है डी। बोलते ही वह शांत सा फोटो को देखता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, हेलो डियर रीडर्स, इंतजार खत्म हुआ।
कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो पहले बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। एंड और एक बात, जैसे आप सबको आदित्य और काव्या की जोड़ी पसंद है, उसी तरह से मुझे भी बहुत पसंद है। एंड आई रियली लव। एपिसोड नंबर 2 एंजॉय करो। ध्रुवंश की जीप एक फार्म हाउस में रुकती है। फार्म हाउस के एंट्रेंस पर एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर लिखा था सक्सेना हाउस। ध्रुवंश जीप से उतरकर अपने मुंह पर हाथ रखे फूंकता है और फिर हाथ को सूंघने लगता है। उसके मुंह से इस वक्त सिगरेट की स्मेल आ रही थी। ध्रुवंश अपने पॉकेट में हाथ डालता है। कुछ देर तक ढूंढने पर उसे कुछ नहीं मिलता। न मिलने से वह जिप में देखने लगता है। वह देख ही रहा था तभी उसके आंखों के सामने एक हाथ आता है जिस पर इलायची के कुछ दाने थे। ध्रुवंश सर घुमाकर देखता है। उसके पास खड़ी लड़की को देखकर ध्रुवंश मुस्कुराते हुए इलायची लेकर खाकर कहता है, होने वाले हस्बैंड से टाइम मिल गया तुम्हें। उसके सामने खड़ी लड़की ध्रुवंश को घूरते हुए कहती है, ज्यादा बोला न तो मॉम को बता दूंगी कि तुम स्मोक करके आए हो। ध्रुवंश उस लड़की के गाल को खींचते हुए कहता है, माई क्यूट बिग सिस्टर, अगर तुम्हें बताना होता तो तुम मुझे ये लाकर नहीं देती। बोलते ही ध्रुवंश उसके गाल छोड़ देता है। वह लड़की अपने गाल को सहलाते हुए कहती है, इसी का तो फायदा तुम उठाते हो। ध्रुवंश उस लड़की के चेहरे को देखते हुए कहता है, अच्छा। कहकर ध्रुवंश आगे बढ़ जाता है तो वह लड़की भी उसके पीछे चलती है। ध्रुवंश दरवाजे से होकर हॉल पर पहुंचता है। एक बड़ा सा हॉल, उसके लेफ्ट साइड में सोफे रखे हुए थे तो राइट साइड में डाइनिंग टेबल। दीवार पर विक्रम, नित्या और विनी की तस्वीर लगी हुई थी। ध्रुवंश के सामने जो खड़ी थी वह लड़की और कोई नहीं, विक्रम सक्सेना की बेटी विनी सक्सेना थी, जो ध्रुवंश से 5 साल बड़ी हैं। ध्रुवंश चारों ओर देखकर विनी को देखता है। विनी ध्रुवंश के नजरों को समझ किचन की ओर इशारा करती हैं। ध्रुवंश अब किचन की ओर बढ़ जाता है। किचन में पहुंचकर देखता है तो एक औरत किचन में कुछ कर रही थी। उसकी पीठ ध्रुवंश की ओर थी। ध्रुवंश आगे बढ़कर जल्दी से उस औरत को पीछे से हग कर लेता है। ध्रुवंश उस औरत को टाइटली पकड़कर कहता है, आई मिस्ड यू मॉम। श्रेष्ठा ध्रुवंश के पकड़ से छूटकर उसकी ओर मुड़कर भौहें चढ़ाए कहती है, और रियली अंश, अगर तुम मुझे याद करते तो हफ्ते भर घर से बाहर नहीं रहते। श्रेष्ठा के इतना बोलते ही किचन के दरवाजे से आदमी की आवाज आती है, चैंप अभी कोई छोटा बच्चा नहीं है महबूबा, जो घर पर रहकर खेले कूदे। आवाज सुनकर श्रेष्ठा दरवाजे की ओर देखती है जहां दर्श खड़ा था। ध्रुवंश पीछे मुड़कर जल्दी से आगे बढ़कर दर्श के गले लग जाता है। दर्श ध्रुवंश के पीठ पर हाथ रखता है। ध्रुवंश दर्श से अलग होकर कहता है, अब ये लेडी बॉस को कौन समझाए अंकल की अब मेरी खिलौने नहीं असली गन पकड़ने की उम्र है। ध्रुवंश के इतना बोलते ही श्रेष्ठा का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। वह सीरियस होकर ही कहती है, मैंने कितनी बार कहा है अंश, ये सब पकड़ने की तुम्हें इजाजत नहीं है। ध्रुवंश आगे बढ़कर श्रेष्ठा के हाथ को पकड़कर कहता है, मॉम मैंने पकड़ी भी कहा है। बाय द वे मैं रूम में फ्रेश होने जा रहा हूँ। बोलते ही ध्रुवंश किचन से निकल जाता है। उसके जाते ही श्रेष्ठा पलटकर काम करते हुए कहती हैं, माफिया वर्ल्ड से अंश का कोई नाता नहीं होना चाहिए दर्श। मैंने इसी की वजह से ध्रुव को खो दिया, अब अंश को नहीं खो सकती। श्रेष्ठा के बोलते ही उसके आंखों से एक बूंद आंसू गाल से होकर गिर जाती हैं। श्रेष्ठा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। दर्श जो श्रेष्ठा के एकदम करीब आ चुका था वह श्रेष्ठा को अपनी ओर पलटकर देखता है। श्रेष्ठा के आंसुओं को देखकर दर्श अपने हाथ बढ़ाए उसके गालों से बहती आंसुओं को पोंछता है। श्रेष्ठा दर्श के आंखों में देखने लगती है। दर्श भी उसके आंखों में देखकर कहता है, यू नो ना, मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं पसंद, एंड मुझे ही नहीं चैंप को भी तुम्हारे आंखों में आंसू पसंद नहीं है, सो प्लीज डोंट क्राई महबूबा। श्रेष्ठा दर्श को कुछ पल देखकर दूर हो जाती हैं। श्रेष्ठा के दूर होने से दर्श भी उससे एक कदम दूर हो जाता है। श्रेष्ठा एक ट्रे में 4-5 कप उठाती है और दर्श को देते हुए, कॉफी। दर्श श्रेष्ठा के हाथों से कॉफी लेकर कहता है, थैंक्स। श्रेष्ठा दर्श को कॉफी देकर किचन से निकल जाती हैं। हॉल पर विनी अब बैठी फोन पर बात कर रही थी। श्रेष्ठा उसके सामने एक कप बढ़ाकर कहती हैं, बस 2 दिन बचे हैं फिर तुम हमेशा के लिए धीरज के पास होंगी, तो थोड़ा हम लोग के साथ भी वक्त बिता लिया करो। बोलते ही श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए विनी को देखती हैं। विनी काया कप लेती हैं, पीकर कहती हैं, आपको नहीं लगता यही बात आपको अव्यान को समझाना चाहिए? वो मेरे साथ टाइम स्पेंड क्या बात तक नहीं करता। ही इज़ माई ब्रदर बट फिर भी मुझसे अजनबी जैसा बर्ताव करता है। बोलकर विनी बुरा सा मुंह बना लेती हैं। श्रेष्ठा विनी को देखकर कहती हैं, तुम्हें तो पता है न कि उसका नेचर कैसा है। अव्यान सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। श्रेष्ठा के बोलने पर विनी बस अपना सर हिला देती हैं। श्रेष्ठा अब ध्रुवंश के कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। कमरे में पहुंचते ही वह देखती हैं तो ध्रुवंश फोन में किसी से बात कर रहा था और अपने पैर को चेयर पर रखा हुआ था। श्रेष्ठा आगे बढ़कर ध्रुवंश के सामने कॉफी की कप आगे बढ़ा देती हैं। ध्रुवंश कप देखकर फोन पर, आई कॉल यू लेटर। बोलते ही वह कॉल कट करके फोन बेड पर फेंकता है। फिर श्रेष्ठा के हाथों से कप लेकर कॉफी पीते हुए पूछता है, ब्रो कहाँ है? श्रेष्ठा ध्रुवंश के गीले टावल को सही जगह पर रखकर कहती हैं, ऑफिस। और कहाँ?
श्रेष्ठा अब ध्रुवंश के कपड़ों को देखती हैं जो बेग से सोफे पर फेंके हुए थे। श्रेष्ठा कपड़ों को उठाकर कबर्ड में रखती हैं। ध्रुवंश श्रेष्ठा को बस देखे जा रहा था। ध्रुवंश कुछ देर तक श्रेष्ठा को यूं ही देखता रहा, फिर कॉफी कप ट्रे पर रखकर कहता है, मॉम, मैं मम्मा से मिलने जा रहा हूँ। बोलते ही ध्रुवंश निकल जाता है। ध्रुवंश की बात सुनकर श्रेष्ठा उसे जाते हुए देखती हैं। एक कमरा जिसमें खामोशी के सिवाय कुछ नहीं था, यहाँ तक सांसों की आवाज़ नहीं आ रही थी। ध्रुवंश दरवाजा खोल कमरे के अंदर जाता है। कमरा पूरा सन्नाटा से भरा हुआ था। सामने एक बड़ा सा बेड था और उस पर एक औरत बिल्कुल बेसुध सी लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी सांसें लेना छोड़ दिया हो। बंद आंखें ये साफ जाहिर कर रही थी कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। यह औरत वो है जो एक इंसान के बगैर रह नहीं सकती। वो इंसान जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो है उसका हमसफ़र आदित्य सिंघानिया। और ये औरत उसकी मोहब्बत, उसका सुकून, उसका जुनून काव्या आदित्य सिंघानिया। काव्या ने अपनी जीने की इच्छा इन पूरे 18 सालों में ख़त्म कर ली हैं। जो काव्या आदित्य के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, वह इन 18 सालों को पार कर चुकी हैं, पर एक लाश बनकर। उसकी सांसें भी थमने लगी हैं, लेकिन दिल की धड़कनें उसे मरने की इजाज़त नहीं दे रही हैं। ध्रुवंश बेड के पास जाकर स्टूल पर बैठ जाता है। ध्रुवंश काव्या के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और काव्या को देखने लगता है। काव्या को न ध्रुवंश के होने का एहसास था और न ही ध्रुवंश के छूने का। ध्रुवंश बहुत ही खामोशी को धारण किए हुए काव्या के मुरझाए हुए चेहरे को देखे जा रहा था। काफी वक्त बीत जाते हैं। कमरे में अब तक सन्नाटे के सिवाय किसी ने जगह न ली। तभी ध्रुवंश को अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। ध्रुवंश बिना मुड़े कहता है, डॉक्टर ने क्या कहा मॉम? श्रेष्ठा आगे आकर बेड पर बैठकर बोलती हैं, वही जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। काव्या सदमे में चली गई हैं, एक ऐसे सदमे में जहां से वापस सिर्फ एक इंसान ला सकता है, वो सिर्फ आदित्य है। बट तुम्हें भी पता है कि ये कभी नहीं हो सकता, आदित्य कभी नहीं आ सकता। बोलते ही श्रेष्ठा काव्या को देखती हैं, जिसका चेहरा अब सिर्फ दर्द जाहिर कर रहा था। ध्रुवंश के चेहरे पर यह सुनकर गुस्से के भाव उभर उठते हैं। वह काव्या के हाथ को छोड़कर तुरंत कमरे से निकल जाता है। श्रेष्ठा ध्रुवंश को जाता हुआ देखती हैं, फिर दर्द को जाहिर करते हुए कहती हैं, आदित्य की बात जब भी आती है तो तुम्हें आव्या की बहुत याद आती है। मुझे पता है अपने दर्दों को छुपाने के लिए तुम अकेले रहते हो। मुझे पता है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, अंश तुम्हारे हर दर्दों को महसूस कर सकती हूँ। कहते ही श्रेष्ठा के चेहरे पर भी एक अनचाहा दर्द दिखने लगता है। गोवा। आव्या अपने एक हाथ से लगेज और दूसरे हाथ पर एक बैग को लाते हुए चली जा रही। इस वक्त वह एक घर के सामने खड़ी हैं जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसके पीछे एक ज़्यादा उम्र का ही आदमी है जो आव्या से बार बार बैग को खुद उठाने के लिए कह रहा है, लेकिन आव्या तो पहले से ही है एक जिद्दी लड़की जो खुद के रूल खुद बनाकर चलती है। उस आदमी यानी ड्राइवर के यूं बार बार जिद करने पर आव्या रुक कर बोलती है, अंकल मैं कह रही हूँ न, मैं अंदर चली जाऊंगी, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। ड्राइवर फिर एक बार जिद करते हुए बोलते हैं, बेटा मैं कर देता हूँ, आपको इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ड्राइवर का यूं बार बार जिद करना आव्या से अब बिल्कुल रहा नहीं गया। आव्या ड्राइवर को देख जोर से चिल्लाती हैं, अंकल। आव्या के इतने तेज आवाज़ से ड्राइवर थोड़ा सा हमसे गए। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि आव्या ने उनसे ऐसे बात की हो, लेकिन आज आव्या की इतनी तेज आवाज़ से उन्हें अपने नौकरी को गंवाने का डर लगा रहा। ड्राइवर के डरे हुए चेहरे को देखकर आव्या हंसते हुए कहने लगती हैं, अंकल आप डर गए ना? अंकल डर गए? बेचारा डरा ड्राइवर अब क्या ही जवाब देता। आव्या के हंसने पर भी अब तो उसे हंसी नहीं आ रही है। आव्या ड्राइवर के गाल को खींचते हुए बोलती हैं, ओह मेरे क्यूट अंकल, आप तो बच्चे जैसे डर रहे हो। आव्या की हरकत पर वहां काम कर रहे माली मुस्कुराने लगे, वहीं ड्राइवर तो अब खुद को बच्चा जैसा समझने लगा। आव्या ड्राइवर के गाल को छोड़कर फिर एक बार अपना लगेज उठाकर अंदर जाने लगती हैं। ड्राइवर वहां खड़ा आव्या को देखता रह जाता है। अंदर जाकर आव्या देखती हैं, एक आदमी कुछ दूरी पर उसे पीठ किए हुए फ़ोन पर बात कर रहा है। उसे देखते ही आव्या लगेज धीरे से नीचे रखकर दौड़कर जाती हैं और सीधा झटके से उसे हक करके कहती हैं, चाचू। खड़ा आदमी आव्या के पकड़ से छूटकर मुड़ा। यह आदमी सौरभ था। सौरभ के मुड़ते ही आव्या फिर से गले लग जाती हैं। सौरभ मुस्कुराते हुए आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, कैसी हो प्रिंसेस? आव्या अलग होकर सौरभ का हाथ पकड़ सोफे की ओर ले जाते हुए बोलती हैं, मुझे क्या होगा चाचू? आपको पता है मैं जब ट्रिप पर गई तो मैंने पानी पूरी खाई, चाट खाई, भेलपूरी खाई और पता है मैंने 5 टाइप की आइसक्रीम भी खाई। बोलते ही आव्या सोफे पर बैठ जाती है। सौरभ भी बैठ जाता है और आव्या को गौर से देखता है। आव्या के चेहरे पर सौरभ काव्या की परछाई देख पा रहा था। आव्या के चेहरे को देखते हुए सौरभ कुछ पल के लिए काव्या के हरकतों को याद करने लगता है। काव्या बुरा सा मुंह बनाए बेड पर बैठी थी, तो वहीं आदित्य उसके पास बैठे ही फोन पर कुछ कर रहा था। काव्या बच्चों जैसे जिद करते हुए कहती हैं, मिस्टर हस्बैंड मुझे चाट खानी है, उसके साथ पानी पूरी और आइसक्रीम भी खानी है। आदित्य काव्या को बिना देखे बोलता है, जिद नहीं करते वाइफी।
मैंने मना किया है ना, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है और ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। काव्या फिर एक बार जिद करते हुए कहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खानी है मतलब खानी है। आदित्य सर उठाकर घूरकर काव्या को देखने लगता है। काव्या सर झुकाकर सिसकते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, अपनी खतरनाक आंखों से घूरकर हमेशा मुझे चुप करवा देते हैं। आदित्य काव्या के करीब जाकर उसके चेहरे को उठाता है और आंखों को देखते हुए कहता है, कैसे रो रही हो, तुम्हारे आंसू भी नहीं निकल रहे। काव्या रोने की आवाज़ निकाले कहती हैं, आपके डर से आंसू नहीं निकल रहे तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं सच में रो रही हूं। ये सुनकर आदित्य काव्या को मुस्कुराते हुए गले लगा लेता है। सौरभ के आंखों के सामने ये सब चल ही रहा था कि आव्या उसके कान में जोर से चिल्लाती हैं, चाचू। सौरभ हड़बड़ाते हुए सोफे से उठकर खड़ा होता है। आव्या ये देखकर हंसने लगती है। सौरभ अपने कान पर हाथ से हिलाते हुए कहता है, क्या करती हो प्रिंसेस। आव्या हंसते हुए बोलती हैं, और मैं क्या करती, मैं आपसे कितनी देर से बात कर रही हूँ और आप हैं कि चाची के किन ख्यालों में डूबे हुए हैं। बोलते ही आव्या की अचानक से उसकी हंसी गायब हो जाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नंबर 3 एपिसोड। स्वागत है एंजॉय कैरन। चाची का जिक्र होते ही सौरभ के रिएक्शन को देखने के लिए आव्या सौरभ को देखती हैं। सौरभ अब आव्या को पीट करके खड़ा हो गया है। आव्या सौरभ के छुपाते दर्द को महसूस करते हुए कहती हैं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बोलकर आव्या अपना लगेज उठाकर सीढ़ियों से होते हुए जाती हैं। आव्या के जाते ही सौरभ जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में पहुंचते ही सौरभ दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसकी नज़र एक शराब की बोतल पर चली जाती है। सौरभ आगे बढ़कर बोतल उठाकर मुंह में लगाता है। कहा जाता है शराब दर्दों को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन यही शराब दर्दों को बढ़ावा देता है, ये कोई सोचता ही नहीं। सौरभ के मुंह पर शराब जा चुकी थी। उसी वक्त उसके कान में एक आवाज़ गूंज पड़ती है, आप हमसे वादा कीजिए कि आप शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। मेरे जाने के दुख से जो आपने इसकी आदत लगा ली थी वह आदत हमेशा छूट जानी चाहिए, चाहे मैं रहूं या न रहूं। आवाज़ सौरभ के कानों में गूंजते ही वह वॉशरूम में जाता है और मुंह पर भरी शराब को निकाल देता है। शराब निकलते ही वह अपना मुंह धोता है और बोतल को डस्टबिन में फेंककर बेडरूम में जाता है। वैसे तो आव्या रुखसार और सौरभ को बुआ और फूफा बोलती, लेकिन उसने अपना रिश्ता आदित्य और सौरभ के गहरे दोस्ती की ओर से पकड़ा, इसलिए वह सौरभ को चाचू बोलती हैं और रुखसार को चाची। सौरभ रुखसार के जिक्र से ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि कमरे से बाहर ही न निकला। वहीं आव्या भी कमरे के अंदर ही रह गई। रात हो चुकी थी। आव्या और सौरभ इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। एक सर्वेंट दोनों को खाना सर्व कर रही हैं। डिनर सर्व करते ही सर्वेंट वहां से हट गई। उसके हटते ही सौरभ खाते हुए बोलता है, अब तो तुम डॉक्टर बन चुकी हो, तो क्या सोचा है तुमने, आगे क्या करना है। सौरभ के पूछने पर आव्या कुछ देर तो चुप रहती हैं, फिर उसके मुंह से बस एक शब्द निकलती है, डैडा। आव्या के बस एक शब्द को सुनकर सौरभ के खाते हुए हाथ रुक जाते हैं। सौरभ आव्या को देखता है। आव्या के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा कठोर हैं। सौरभ की ओर से कोई आवाज़ नहीं आती तो आव्या खाते हुए कहती हैं, मुझे डैडा से मिलना है चाचू। 18 साल बीत गए, आपने उनसे मुझे नहीं मिलवाया। हर वक्त बस आपने मुझे हॉस्टल में रखा, यहाँ आने की इजाज़त ही नहीं दी। यहाँ तक आपने डैडा के मरने की न्यूज़ तक फैला दी, पर मुझे पता है डैडा जिंदा है। आव्या कुछ और भी बोलने वाली थी, लेकिन उसी वक्त सौरभ सख्ती से बोलता है, जिंदा है लेकिन किसी से मिलने के हालत में नहीं है। तुम्हें आदि से दूर इसलिए रखा क्योंकि तुम्हारी आदत को छुड़ाना चाहता था, आदि से लगी आदत को छुड़ाना चाहता था। भाभी के न रहने से आदि का ब्रेन काम करना बंद कर दिया है। उसने दिमाग से सोचना बंद कर दिया है। अपने आंखों के सामने अपने प्यार को मरने का दर्द क्या होता है वो उस दर्द को महसूस करने वाला ही समझ सकता है। तुम्हें तो पता है ना कि एकलौती भाभी ही है जिसके करीब आदि गया था, उसे भाभी की लत लग गई थी। प्यार के बिना हम किसी भी तरह जी सकते हैं, लेकिन जब लत लगती है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान मर भी सकता है पर आदि पागल हो गया है। उसने कई बार खुद को मारने की भी कोशिश की, इसलिए मैंने कोट कॉमा। बोलते ही सौरभ रुक जाता है। आव्या जो अब तक सौरभ की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, सौरभ के बोलते हुए रुकने से वह सौरभ को देखने लगी और बहुत क्यूरियस होकर पूछती हैं, इसलिए आपने क्या किया डैडा के साथ। सौरभ खाते हुए बोलता है, कल तुम खुद देख लेना। आव्या सौरभ के सीधे जवाब से चुप हो जाती हैं और कल के आने का इंतजार सोचकर डिनर करती हैं। डिनर करने के बाद ही दोनों ही अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। सौरभ कमरे के बेड पर बैठा रुखसार, शौर्य और सुरभि की फोटो देख रहा है तो वहीं आव्या बालकनी में दीवार से सटकर खड़ी हुई चांद को देख रही हैं। चांद को देखते हुए आव्या धीरे से कहती हैं, आई रियली मिस यू अंश। बोलते ही आव्या के गाल पर आंसू का एक कतरा बह जाता है। पटना। ध्रुवंश बेड पर बैठा आव्या की तस्वीर को पकड़ा हुआ है। वह आव्या के तस्वीर को बड़े प्यार से छूते हुए फोटो को किस करता है और कहता है, आई रियली मिस यू ट्यूलिप। बोलकर ध्रुवंश फोटो को साइड में रखकर बालकनी की ओर जाता है। बालकनी में चांद की किरणें अपनी प्रकाश को प्रकाशित कर रही हैं।
चांद के किरणों को देखने के लिए ध्रुवंश और आव्या अक्सर टेरेस पर जाया करते थे। वो पल आज भी उनके जहन में बसा हुआ है। काफी रात हो चुकी है। इसी रात के बीच अव्यान घर आया। उसके कदम सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगे। अव्यान कमरे में जाकर अपने शर्ट और ब्लेजर उतारा और वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होकर अव्यान कमरे में आकर देखता है जहां विनी उसके लिए खाना टेबल पर रखे हुए हैं और अव्यान का इंतजार करते हुए अपने गाल पर हाथ रखी हुए जमीन को देख रही हैं। अव्यान विनी को बिना ध्यान दिए अपने शर्ट और ब्लेजर को कबर्ड में रखता है। कबर्ड के आहट से विनी का ध्यान अव्यान पर जाता है। अव्यान को देखते ही विनी उठकर खड़ी होती है और सीधे अव्यान के पास चली जाती है। अव्यान कबर्ड को बंद करके बेड की ओर बढ़ता है। विनी अव्यान के पीछे जाते हुए बोलती हैं, 2 दिन में मेरी शादी है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या तुम बस एक बार मुझसे बात नहीं कर सकते? बोलते ही विनी अव्यान के बेड पर बैठ जाती हैं। अव्यान साइड से अपना फ़ोन उठाकर ऑन करके देखने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने न ही विनी को देखा और न ही उसकी बात सुन रहा है। वहीं अव्यान के ऐसे बिहेवियर से विनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। 18 साल पहले जब वह 11 साल की थी तभी विक्रम ने काव्या, अव्यान, श्रेष्ठा और ध्रुवंश सबको यहाँ लाया था। उस वक्त काव्या को विक्रम ने नित्या बोलकर इंट्रोड्यूस किया और अव्यान को उसका छोटा बेटा। विनी ने भी ये बात मान ली क्योंकि वह ज़्यादातर विक्रम से अटैच थी, जिस वजह से वह विक्रम के साथ ही रहा करती। विक्रम जो भी बोलता विनी मान लिया करती। उस वक्त से विनी ने कई बार अव्यान से बात करने की कोशिश की लेकिन अव्यान ने एक शब्द भी न बोला। काव्या को जब लाया गया था तब वह बहुत ज़्यादा डरी और परेशान थी। फिर उसके दूसरे दिन ही टीवी पर जैसे ही आदित्य के मरने की खबर सुनाई गई वह उसी पल से सदमे में चली गई। इस कदर वह सदमे में चले गई कि पूरे 18 साल बीतने के बावजूद न लौटी। अव्यान को जवाब न देता देख विनी अपनी जगह से उठकर टेबल पर रखा खाना उठाती हैं। खाना लेकर विनी फिर एक बार अव्यान के पास बैठती हैं और एक चम्मच खाना बढ़ाकर कहती हैं, बात न सही, कम से कम मेरे हाथों से एक बार खाना खा लो। ये सुनकर अव्यान सर उठाकर विनी को देखता है। विनी अपनी मासूमियत भरी नज़रों से अव्यान को देख रही, जिसे देख अव्यान विनी के बढ़ाए चम्मच से खाना खा लेता है। अव्यान के खाते ही विनी की आंखें खुशी से भर जाती हैं। वह जल्दी से अव्यान के गले लगकर कहती हैं, थैंक यू भाई। विनी के ऐसे गले लगने से अव्यान कुछ रिएक्ट नहीं करता, पर अब विनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह अव्यान के पहले रिएक्शन से ही बहुत खुश हैं। विनी अव्यान के गले लगने के बाद कमरे से निकल जाती हैं। विनी के बाहर निकलते ही अव्यान अपनी मुट्ठी कस लेता है। सुबह डाइनिंग टेबल पर विक्रम, दर्श और ध्रुवंश बैठे हैं। श्रेष्ठा और विनी किचन से नाश्ता लेकर आ रही हैं। दर्श विक्रम को देखते हुए बोलता है, कल विनी की शादी है तो आज एक काम करते हैं, सारा टाइम हम सबको विनी को देंगे। नाश्ता लेकर आती हुई विनी ये सुनकर खुशी से जल्दी से नाश्ता टेबल पर रखती हैं। फिर दर्श को पीछे से हक करके गाल पर किस करके कहती हैं, यू आर दी बेस्ट अंकल। विनी की हरकत पर ध्रुवंश बोलता है, बिग सिस्टर अपनी किस अभी से वेस्ट मत करो वरना तुम्हारे हस्बैंड को कम पड़ जाएंगे। विनी ध्रुवंश को हैरानी से देखती हैं तो वहीं श्रेष्ठा ध्रुवंश को घूर कर देखती हैं। विक्रम और दर्श तो हंसने लगते हैं। विनी मुंह बनाते हुए चेयर पर बैठकर बोलती हैं, मॉम आपका बेटा बहुत बदतमीज है, एकदम बेशर्म है। श्रेष्ठा अभी ध्रुवंश को बुरी तरह से घूर रही थी। ध्रुवंश फोन को ऑन करके बोलता है, मॉम पहले आप नाश्ता दीजिए, फिर जितना चाहे उतना घूर सकती हैं। श्रेष्ठा ध्रुवंश से नजरें हटाए सबको नाश्ता सर्व करती हैं। सब बात करते हुए नाश्ता करने लग गए। अव्यान इस वक्त काव्या के पास बैठा हुआ है। काव्या के चेहरे को वह बहुत ही गौर से देख रहा है। काव्या के हंसते मुस्कुराते चेहरे की जगह एक मुरझा या यूं कहें मरा हुआ चेहरा देखकर अव्यान को शायद तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अपनी फीलिंग को छुपाने की वजह से वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। जितना पॉजिटिव और प्यार आदित्य काव्या से करता है उतना ही अव्यान भी काव्या से करता है। काव्या का एक चोट तक अव्यान को बर्दाश्त नहीं, पर अब उसे काव्या को इस हालत में देखना पड़ रहा है। अव्यान एकदम चुपचाप सा काव्या के चादर को खींचते हुए थोड़ा ऊपर करता है और उसके बिखरे पड़े बालों को चेहरे से हटाकर काव्या के माथे को चूम लेता है। अव्यान के ऐसे छूने से काव्या धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाती है। ये देखकर अव्यान उसके पास बैठकर काव्या के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथों को सहलाते हुए धीरे से चूम लेता है। अव्यान काव्या को खुद के होने का एहसास बहुत अच्छे से दिला रहा है। अव्यान और काव्या के बीच अब तक खामोशी ही थी कि अव्यान को अपने कंधे पर एक जाना पहचाना सा छुवन महसूस होता है। अव्यान को छुवन के कुछ वक्त बाद ही एक आवाज़ सुनाई दी, ब्रो। ध्रुवंश अव्यान के पीछे खड़ा हुआ अव्यान के पीठ को देख रहा है। अव्यान काव्या के हाथ को छोड़कर खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश उसके खड़े होते ही बोलता है, जंग की शुरुआत होने वाली है, माफिया किंग अगले हफ्ते आने वाला है, बस एक बार मैं किंग बन जाऊं फिर। ध्रुवंश के इतना बोलते ही अव्यान अपना हाथ दिखाकर चुप करा देता है। अव्यान काव्या को एक नज़र देखकर कमरे से जाने लगती है। ध्रुवंश भी उसके पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद दर्श, ध्रुवंश और अव्यान एक कमरे में मौजूद है। दर्श चेयर पर पैर रखे सिगरेट के कस लेता हुआ बोलता है, किन के जगह पर वही बैठ सकता है जो पुराने किन को भा जाए।
और इस बार किंग बनने के लिए दो खड़े हो, एक तुम और एक तुम्हारा बड़ा भाई। बोलते ही दर्श ध्रुवंश को देखता है। ध्रुवंश दर्श के नज़रों से नज़र मिलाए बोलता है, अंकल, किंग तो आपके फादर हैं न, तो फिर आपने सीधे उनसे बात क्यों नहीं की? आपने अपने आप को मरा हुआ क्यों घोषित किया है? दर्श सिगरेट को स्ट्रो पर बुझाते हुए बोलता है, मरने ही तो वाला था। अगर विक्रम ने उस वक्त न बचाया होता तो मैं मर ही जाता। 5 साल बाद मैं कोमा से बाहर आया। जिस वक्त मुझे रुद्रांश के मकसद के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर पहले पता चलता तो सिंघानिया का नामो निशान ऐसे नहीं मिटता। और मैं डैड के पास डायरेक्ट इसलिए नहीं गया क्योंकि रुद्रांश कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बस 6 साल की उम्र से वह खेल खेल रहा है, उसे हराना कोई आसान बात नहीं है। दोनों अपने बात करने में बिजी हैं तो वही अव्यान सोफे पर बैठा हुआ फ़ोन पर बिजी है। अब तक जो बिल्कुल शांत था वह एकदम से बोलता है, उसका बेटा, सारी डिटेल्स चाहिए मुझे उसकी। दर्श और ध्रुवंश दोनों एक साथ अव्यान को देखते हैं। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए बोलता है, मैं उससे एक बार मिला था, लेकिन उसका नाम आज तक मैंने नहीं सुना। और डिटेल्स जानने की क्या ही ज़रूरत है, उसके शरीर में उसी कमीने का खून दौड़ रहा है, मतलब वो भी उसके बाप से भी बड़ा कमीना होगा। मैंने सुना है उसे कोई ऑर्डर दे उसे बिल्कुल नहीं पसंद, जान से मार देता है जो भी उसे ऑर्डर दे। बस 3 या 4 साल की उम्र में ही उसे गन चलाना सिखाया गया। किंग का चुनाव इस वक्त ध्रुवंश और रुद्रांश के बेटे के बीच है। सभी माफिया वर्ल्ड में बस एक सवाल चल रही है कि किंग नए किंग को बनाने के लिए क्या शर्त रखने वाला है। ये खबर अब तक लिंक नहीं हो पाई। अब जो होना था वो तो वक्त पर निर्भर करता था। वक्त खत्म और किंग का फैसला पूरे माफिया वर्ल्ड में फैल जाएंगी। अब बस इंतजार था तो सबको उस वक्त का। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।